हिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो स्पेक्ट्रम बुक है। उतना ही हम अगर 3-4 टाइम्स कर लें दैट्स मोर देन सफिशिएंट। तो अगर जब हम रिविजन कर रहे हैं तो हमें चैप्टर्स के थ्रू जस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं, पूरा नहीं पढ़ना चैप्टर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने मार्क किए हैं वो देखने हैं और एंड में जो समरी होती है उससे अच्छे से एक एक रीडिंग देनी है। तो अब हम रिविजन ही करेंगे ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थ्रू देयर समरीज इटसेल्फ। तो पहला चैप्टर हम करेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। और सबसे पहले जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे वो थे पोर्चुगीज़। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम फटाफट से देख लेते हैं। वास्को डी गामा ने सबसे पहले सी रूट डिस्कवर किया था इन 1498 टू इंडिया, ठीक है। एंड ही विजिटेड इंडिया ट्वाइस, वंस इन 1498 एंड अनदर टाइम इन 1502। और उन्होंने ट्रेडिंग स्टेशंस इस्टेब्लिश किए 3 जगहों पे, कैलिकट, कोची, कैनानौर। और यहाँ पे पोर्चुगीज़ के हमारे 3 मेन गवर्नर्स जो हमें याद रखने वो रहे। फ्रांसिस्को डे अल्माइडा पहले थे, तो आप ऐसे याद रख लो FF। फर्स्ट गवर्नर वॉज फ्रांसिस्को डे अल्माइडा, और उन्होंने क्या किया, पहले तो फर्स्ट गवर्नर है, और इनिशिएट की द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो एक कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए और ये बनना चाहते थे मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। बट हमारे लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट गवर्नर है वो अल्फांसो डे अल्बुकर्क्यू है, क्योंकि इन्हें हम कंसिडर करते हैं रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया, ठीक है। तो हमने फ्रांसिस्को को याद रखा ऐसे FF। फर्स्ट फाउंडर, फर्स्ट गवर्नर वॉज फ्रांसिस्को, और A1 जो मतलब हमारे रियल फाउंडर है वो है A1 अल्फांसो, ठीक है। अल्फांसो डे अल्बुकर्क्यू, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया, बिकॉज उन्होंने पहली टेरिटरी जो कैप्चर की थी विद, हमने पढ़ा था कृष्णदेव राया की हेल्प से, इन 1520 ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पहली टेरिटरी एक्वायर की थी। और क्या क्या किया था, ही परसिक्यूटेड मुस्लिम्स। वो पोर्चुगीज़ समझते थे कि उनके ये बहुत बड़े एनिमीज़ हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी के बेसिकली ये एनिमीज़ हैं, तो हमें इन्हें ख़त्म करना है। ही ऑल्सो कैप्चर्ड भटकल फ्रॉम श्री कृष्ण देव राया ऑफ द विजयनगर। तो इन्होंने भटकल भी कैप्चर किया है विजयनगर एम्पायर से। और एक नई पॉलिसी इनिशिएट की थी ऑफ मैरिंग विद द नेटिव्स ऑफ इंडिया, ताकि हम इसमें घुल मिल जाएं इंडियन सोसाइटी में, एंड बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं कि इन्होंने गोवा एक्वायर की थी, सती सिस्टम अबॉलिश किया था, ठीक है, और रियल फाउंडर है। लास्ट गवर्नर जो इम्पोर्टेंट है वो है नीनो डे कान्हा, ठीक है। इन्होंने कुछ खास नहीं किया था, जस्ट जो पहले हमने देखा था ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए थे कैलिकट, कोची, कैनानौर में, है ना। तो तब उन्होंने कैपिटल बनाई हुई थी कोची में, पोर्चुगीज़ एम्पायर ने अपनी। तो इन्होंने क्या किया, गोवा तो आ चुका था हमारे पास, तो उन्होंने उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी फ्रॉम कोची टू गोवा इन हिज रूल इन 1530, ठीक है। और इन्होंने दियो और बसेन भी कैप्चर किए फ्रॉम गुजरात किंग बहादुर शाह। तो इन्होंने मतलब हमने याद रखना है कि बहादुर शाह के साथ इन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया है, उनसे काफ़ी टेरिटरीज एक्वायर की थी और एंड में उन्हें मार दिया था इन्होंने, ठीक है। अब पोर्चुगीज़ पावर डिक्लाइन भी होती है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। एक बार हम एक रीडिंग ले लेंगे, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारे डच। तो डच में हमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस हमें याद रखना है द ईयर ऑफ देयर अराइवल। तो जैसे पोर्चुगीज़ में वास्को डी गामा 1498 में आए थे इंडिया, ऐसे ही डच हमारे पास आए थे 1602 में। और उनकी फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड थी, आंध्रा रीजन के अराउंड मसूलीपट्टनम जगह है, वहाँ पे उनकी पहली फैक्ट्री थी। तो मोस्टली जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ आई हैं उनकी वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड रही है, इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो ईस्ट कोस्ट पे थी। तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कहाँ पे थी, आंध्रा रीजन, मसूलीपट्टनम। और लास्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डच का डिक्लाइन कैसे हुआ इंडिया में। तो बैटल ऑफ बेडारा 1759 में, वो उसमें इंग्लिश ने डिफीट कर दिया डच को, और फिर वो उनका प्रेजेंस यहाँ से एकदम टोटली वैनिश हो गया।
सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखना है वो इंग्लिश का याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या कब कब किया, क्योंकि दे वो द अल्टीमेट रूलर्स हु रूल्ड ओवर अस फॉर अराउंड 200 ईयर्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो हमें देखना है फॉर्मेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे फॉर्मेशन हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1600। हमें ईयर याद रखना है कैसे फॉर्म हुई थी, बाय द चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। ये क्वीन भी याद रखने कौन से थे, एलिजाबेथ वन, which gave the company monopoly to trade in the East Indies for 15 years। हम ये आगे देखेंगे कि कैसे ये जो मोनोपोली थी एक्सटेंड होते होते एक टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही अबॉलिश हो जाती है और क्वीन अपना डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश कर लेती है ओवर इंडिया। वो हम देखेंगे कैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ये आता है। पर अभी के लिए चार्टर इशू किया था क्वीन एलिजाबेथ वन ने फॉर 15 ईयर्स इन 1600। ठीक है, ये मोनोपोली दी गई थी टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस कंपनी की सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ थी। ठीक है, पहले हमें ये देखना है, क्रोनोलॉजिकली देख लेते हैं। 1600 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। 1608 में विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर्स कोर्ट। तो हमें याद रखना है कौन आए थे, तो ऐसे याद रखो, हॉकिंस का कुकर आता है, प्रेशर कुकर, तो पहले वो आए थे। ठीक है, विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में। उनसे कुछ खास हो नहीं पाया था क्योंकि पोर्चुगीज ने ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया था। तो फिर 1611 में फिर आए थे इंग्लिश और परमिशन लेके गए मुगल गवर्नर की ऑफ सूरत टू ट्रेड देयर। और 1613 में पहली बार एक परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ पे, एट सूरत। ठीक है, और 1615 में सर थॉमस रो द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन अराइव्ड एट जहांगीर्स कोर्ट। ये हमें याद रखना है, थॉमस रो भी आए थे। और बाय 1618 द एम्बेसडर सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग 2 फरमान्स confirming free trade with exemption from inland tolls। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। सबसे पहले विलियम हॉकिंस आए थे किनकी कोर्ट में, जहांगीर की कोर्ट में। और उसके बाद थॉमस रो आए थे, वो सिग्निफिकेंट वो लेके गए फेवर्स कि हम ट्रेड कर सकते हैं, टोल नहीं लगा सकते हम पे। ये मैं पढ़ रही हूँ स्पेक्ट्रम में, हर एक रूल के टेबल्स दिए हुए हैं, जैसे पोर्चुगीज़ के दिए थे और इंग्लिश के दिए थे। तो आप भी उसमें से एक ग्लांस कर लेना। ठीक है, अब कमिंग बैक हियर, पहली क्या है इसमें पॉइंट बताया, विद कैप्टन थॉमस बेस्ट विक्ट्री ओवर द पोर्चुगीज द इंग्लिश इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। हमें याद रखना, फर्स्ट फैक्ट्री जो इंग्लिश की थी वो सूरत में थी इन 1613। और फिर क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली सर थॉमस रो सिक्योर परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड भरोच। तो हमने देखा है कि सबसे पहले विलियम हॉकिंस आए बट कुछ खास कर नहीं पाए। तो बाद में जब कैप्टन थॉमस बेस्ट की विक्ट्री, उन्होंने पोर्चुगीज़ को शायद कुछ हराया होगा थोड़ा सा, तो वो खुश होकर उन्होंने परमिशन दे दी कि तुम लगा लो अपनी फैक्ट्री। तो पहली फैक्ट्री सूरत में आई थी और थॉमस रो ने भी परमिशन ली और उन्होंने भी काफ़ी फैक्ट्रीज फिर लगाई आगरा वगैरह सराउंडिंग सूरत। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1616 में, मैं अब वो टेबल से ही पढ़ रही हूँ। 1616 में द कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ इन मसूलीपट्टनम। अभी हमने देखा है कि कैसे सूरत में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, बट साउथ में पहली फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई थी वो मसूलीपट्टनम में हुई थी। अगर हम रीकैप करें तो डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की थी, आंध्रा कोस्ट, मसूलीपट्टनम। ऐसे ही साउथ में सबसे पहले इंग्लिश ने भी वहीं इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, और फिर 1632 में क्या हुआ, द कंपनी गॉट द गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा विच इंश्योर्ड सेफ्टी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर ट्रेड। तो उन्हें गोल्डन फरमान भी मिला हुआ है। और 1633 में कंपनी ने अपनी ईस्ट इंडिया में पहली फैक्ट्री लगाई उड़ीसा में। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया उड़ीसा में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और क्या है, हाँ, फिर हम आते हैं वापस इस पे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, बॉम्बे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी विथ चार्ल्स टू। कैसे, हु रिसीव्ड इट एज अ पार्ट ऑफ द पोर्चुगीज डाउरी, लीजिंग इट आउट टू द इंग्लिश कंपनी फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड्स। तो पोर्चुगीज़ के कंट्रोल में थी बॉम्बे, बट जैसे ही बॉम्बे पोर्चुगीज़ में जो उनकी प्रिंसेस थी उनकी शादी चार्ल्स टू के साथ करवाई, तो डाउरी में उन्होंने ये दे दी बॉम्बे इंग्लैंड को।
ठीक है, और फर्दर इंग्लैंड ने इंग्लिश कंपनी को लीज आउट कर दी, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, ऐसे बॉम्बे भी उनके पास आ गया। मद्रास विद द फोर्ट सेंट जॉर्ज रीप्लेस्ड मसूलीपट्टनम एज द इंग्लिश हेडक्वार्टर्स ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट के हेडक्वार्टर्स थे मसूलीपट्टनम में, जो रिप्लेस कर दिए फोर्ट सेंट जॉर्ज ने, जो मद्रास में था। और ये कैसे मिला था, गिवन बाय द चंद्रगिरी चीफ टू द इंग्लिश इन 1639। तो चंद्रगिरी चीफ ने ये फोर्ट दिया था इंग्लिश को। फिर सिटी ऑफ कैलकटा ग्रू फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ 3 विलेजेस, सुतानती, गोविंदपुर एंड कैलिकटा, ठीक है। तो ये 3 इकट्ठे होके उन्हें कैलकटा सिटी बनाया। तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट वाज नेम्ड फोर्ट विलियम एंड इट बिकेम द सीट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ठीक है। ऐसे जो सेंट जॉर्ज और सेंट विलियम हमें याद रखने हैं। फिर फर्रुखसियर फरमान, जिन्हें हम मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं हम, मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, इतने इम्पोर्टेंट क्यों है ये? 2 चीज़ों की वजह से। पहला, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड कंसेशंस मिले थे और इन्हें परमिशन दे दी गई थी कि अपने खुद के कॉइन्स ये मिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1717 में ये फर्रुखसियर जो थे मुगल एम्परर, उन्होंने फरमान दिया था, गिविंग सिग्निफिकेंट प्रिविलेजेस टू द कंपनी। अब एरियाज भी हमें याद रखने हैं, बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। तो इंग्लिश में इतना ही था। अब हम फ्रेंच देखते हैं। पहले उनका ईयर ऑफ अराइवल 1664 में फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी। किसने की थी? मिनिस्टर ने की थी, लुई 14 ने, ठीक है। और तब उनकी हम अगर फाइनेंस मिनिस्टर याद रख सके तो वो है कॉलबर्ट, ठीक है। फिर 1668 में उनकी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुई थी एट सूरत, ठीक है। जैसे इंग्लैंड ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री भी सूरत में की थी, इन्होंने भी सूरत में की थी। और इनका मेन जो सेंटर था, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो पौंडीचेरी था, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सेटलमेंट्स इन इंडिया। पौंडीचेरी डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर्स was granted to Francois Martin, the director of Masulipatam factory, ठीक है। अब फाइनली इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन यूनियन इन 1954, बाद में एंड में जाके, ठीक है। अब फ्रेंच और इंग्लिश में काफ़ी राइवलरी थी, क्योंकि 2 सुपर पावर्स मतलब उस टाइम की आप कह सकते हो, है ना। तो उनमें राइवलरी थी। और राइवलरी स्टार्ट कैसे हुई थी? ऑस्ट्रियन सक्सेशन से स्टार्ट हुई थी। और एंड कब हुई थी? 7 वॉर्स के साथ, ठीक है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं। 3 कर्नाटिक वॉर्स हुई थी। पहले इससे ही पढ़ लेते हैं। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया कोइंसाइडेड विद द वॉर्स बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच इन यूरोप। जो वहाँ पे लड़ रहे थे उनकी लड़ाइयाँ फिर यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब कॉजेज सबके सेम ही है, कमर्शियल इंटरेस्ट, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, है ना, ये सब सेम ही होते हैं। तो हमें ईयर याद रखना है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो हुई बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच, वो थी इन 1740 और चली 48 तक। ये थी एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन यूरोप एंड एंडेड इन 1748 विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल, ठीक है। फिर सेकेंड कर्नाटिक वॉर, ये भी ये इनकन्क्लूसिव थी। बट इससे क्या हुआ, फ्रेंच पावर जो है अंडरमाइन हो गई। अब इसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। जो फ्रेंच का जो लीड कर रहे थे गवर्नर, वो थे ड्यूप्ली, ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट और सेकंड में लीड किया और वो काफ़ी टैक्टफुल थे, डिप्लोमेटिक थे। बट उनकी वजह से कहीं ना कहीं से ये उन्हें मतलब काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़े। तो इसकी वजह से उन्हें वापस रिकॉल कर लिया था, ठीक है, वापस बुला लिया गया था। तो इसलिए कहते हैं कि थर्ड कर्नाटिक वॉर में जो बैटल ऑफ वेंडी वॉश जिससे पूरा ही फ्रेंच एम्पायर इंडिया में पूरा ही ख़त्म हो गया था, वो शायद इसकी वजह से था कि डुप्ले को वापस बुला लिया। अगर वो होते तो शायद ये ना होता। तो हमें देखना है कि बैटल ऑफ वेंडी वॉश किस ईयर में हुई थी, 1760 to 61। तो कहते हैं कि इस बैटल से फ्रेंच का पूरा खात्मा हो गया और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिससे बोला गया कि फ्रेंच के जो पोजेशंस हैं अब तक इंडिया में वर मेड प्रोटेक्टरेट शेल्टर्स, ठीक है। अब इस पे फोर्टिफिकेशन किसी तरह की भी अलाउड नहीं और कोई वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं रख सकते। एक जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे ड्यूप्ले का, इन्हें कहते हैं ओरिजिनेटर ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। वैसे लॉर्ड वेलेस्ली को कहते हैं, बट ये ओरिजिनेटर है। इन्होंने आइडिया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था
और फर्स्ट टू वॉर्स